तो बताया करो, स्टार्टिंग में 5-10 मिनट अच्छे जाएंगे हमारे। अब आ जाओ क्लास पे हमारी में तो बुरा ही बुरा हो रहा है। नहीं नहीं, कुछ ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, सब बच्चों की जिंदगी अच्छी चल रही है, सबकी लाइफ में अच्छा ही हो रहा है। अभी 2 साल बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर जब अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो और अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। इसने बोला हर बच्चे की लाइफ में अच्छा अरे हो रहा है। अच्छा ही होता है ये, ऐसे ऐसे ये ये झूठ किसने बच्चों ये बताया आपको? नहीं, ये सब सच है, सब बच्चों की लाइफ अच्छी चलती है, मेरे से पूछो। मतलब आई लाइक रिमेम्बर दोस टाइम्स व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड आई वाज योर एज एंड मैम इट वाज देखो सो मैम, मच फन। 1999 की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे मैम, ये 2023 की। 1999 में नहीं थी मैं स्कूल में। सो आई वाज लाइक आई फिनिश्ड माय 12th इन लाइक व्हाट 2014 में तो खत्म हुआ था मेरा 12th। सो barely like what 9 years हुए हैं अभी यार। तो इतने ऐसे आई नो दैट स्कूल टाइम्स आर अ लॉट ऑफ फन। और तुम लोग भी बाद में सोचोगे जब कॉलेज में आ जाओगे, जब कंपनीज में आ जाओगे, कि स्कूल का टाइम बहुत बढ़िया था, अब ये कहाँ फंस गए। चलो अब आ जाओ टॉपिक पे मैम वापस। दूर के दूर सुहाने होते हैं मैम। हाँ ठीक है ठीक है, अभी तुमसे मैं बात करूंगी और 5-6 साल बाद करूंगी अभिजय को कॉल स्पेशली कि हाँ बेटा कैसा लग रहा है जिंदगी। फिर अभिजय बोलेगा कि मैम एडल्टिंग अच्छी नहीं है। नहीं मैम, मैं यही बोलूंगा मैम, अभी भी जैसे पहले थी वैसे अभी भी है झंड। नहीं ठीक है बेटा, सबको स्कूल्स पसंद नहीं है, मैं बता रही हूँ। अभी वेट फॉर अ फ्यू इयर्स व्हेन यू आर सेट अप इन अ गुड नहीं मैम, स्कूल्स पसंद हाँ, है। हाँ, बहुत पसंद है। पसंद होने हमें तो चाहिए पसंद है। यार, इतने मजे आते हैं, छुट्टियां मिल जाती है हर चीज की, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, बड़े होकर कोई छुट्टी नहीं मिलती कभी भी। ठीक है, तुम मैम लोग ऐसे ऐसे यहाँ होती से देखो मैम, पता लगेगा। है। नहीं कुछ नहीं होता, सब बढ़िया भाई रहेगा चिंता यार। मत कर, हमारे स्कूल में एसएससी भी चल रहा है, एसएससी की लगा के रखते हैं हम लोग। वेरी गुड, क्लास अच्छी वाली। वेरी गुड। हाँ गीतिका बेटा। मैम अवंती में भी तो 1 हफ्ते की छुट्टी हो रही थी, अब नहीं हो रही क्या? अबे कब होती है बंटी में 1 हफ्ते की छुट्टी? मेरे को तो आज तक मिली नहीं देखो। मैम बायो वाली मैम बोल रही थी कि टीम देख रही है कि आपकी 1 हफ्ते की छुट्टी कर दे। यार देखो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अगर बायो वाली मैम को पता है तो अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छी न्यूज है ये, मैं इसको पॉजिटिव न्यूज के हिसाब से लूंगी। अगर मैम ऐसा हो जाए तो मैं भी बहुत खुश होंगी। मैम हम भी बहुत खुश होंगे। मैम दिल्ली में रहते हो फिर दिल्ली के बाहर रहते हो? दिल्ली। हाँ मैम, आपका पिन कोड क्या है? अरे यार ये क्या तुम मेरा एड्रेस जानने में लग जाते हो? आप तो आप ऐसे मैं आपसे सीधे मुंह पूछा, मैम आपका एड्रेस क्या है, तो आप नहीं बोलते, मैंने सोचा आप दिल्ली में रहते हो, पिन कोड बता दो। पूछेगा कि मैम अच्छा कौन सा एरिया, मैम मैम कौन सा पिन कोड, मैम अच्छा रहते कहाँ हो मैम, फिर अगले दिन मुझे अभी से घर के सामने दिख रहा होगा। इतना बेरोजगार नहीं हूँ मैं, नहीं 2 दिन चलो हफ्ते लगेंगे। अब आ जाओ वापसी। ठीक है, ऐसे 10-11 मिनट का बढ़िया एंटरटेनमेंट हो चुका है, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रीदर और ले लेंगे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लाए हैं आज अभी, क्योंकि अब 1D में इजी इजी सवाल तो हम लोगों ने देख लिया। अब आज हमें रिलेटिव मोशन करना है, और रिलेटिव मोशन जो 2D में हमने कल स्टार्ट किया था वही वाली चीज हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। जो वो क्वेश्चन कल देखा था अटपटा सा, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव मोशन में ना बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। एक हो गया आपका रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, की बारिश हो रही है, इंसान भाग रहा है तो उसको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे भागना चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए, वो भी आपके रिलेटिव मोशन में आ जाते हैं। एक हो गया आपका रिवर बेस्ड प्रॉब्लम। रिवर बेस्ड प्रॉब्लम में एक स्विमर है जिसको रिवर क्रॉस करना है, तो उसके बेस पे अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि रिवर किसी डायरेक्शन में बह रहा होगा, तो स्विमर कैसे तैरे कि वो उस जगह पे पहुंच जाए, उस जगह पे पहुंच जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि अगर आपका एयरप्लेन है वो चल रहा है तो आपसे आप बताओगे क्या क्या सारे पैरामीटर्स हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से रिलेटिव मोशन के भी बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये सारे केसेस अगर हम देखें तो। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज केसेस, वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन 2 डायमेंशंस। ये सारी की सारी चीजें अब हमारी इस पार्ट में बचती हैं, तभी मैं बोल रही हूँ कि ये हफ्ते में ये चैप्टर तो पक्का खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा था, रिलेटिव क्या होता है, ये रिलेटिव वर्ड का ही मतलब क्या है। हमने कल एक चीज किसी देखी, के रेफरेंस लेके। वेरी गुड, हमने एक चीज देखी थी कि मोशन एंड रेस्ट जो होते हैं दे आर बोथ रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब क्या है कि बेटा आपको ये तो देखना ही है कि ऑब्जेक्ट क्या है, साथ साथ में हमें ऑब्जर्वर की भी जरूरत पड़ेगी। रिलेटिव का यही मतलब होता है कि मोशन और रेस्ट जो है दे आर कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। देन वी अंडरस्टूड what is the meaning of relative position, try to guess. रिलेटिव पोजीशन हमने देखी थी कि मैम किसी किसी के रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है
मैं वो रेफरेंस वो रिलेटिव पोजीशन बिल्कुल कहलाती सही, है। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही बोला। हम लोगों ने इसका 2 डायमेंशन में भी एग्जांपल देखा था ना, कि 2D में रेफरेंस पोजीशन हम लोगों ने ड्रॉ करी थी कि अगर ये ऐसे y एक्सिस बना लो, एक x एक्सिस बना लो, अगर ये मेरा पॉइंट है, कोई a पॉइंट है ये हमारा, एंड वी हैव अनदर पॉइंट b, और लेट मी से दैट इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो RB है, इसका पोजीशन वेक्टर RA है। पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब कर देते हो। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में पॉइंट आउट करूं, तो इन दोनों के बीच में दिस वेक्टर व्हिच आई हैव ड्रॉन इज RAB, एंड व्हाट इज RAB? RAB इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, कि B देख रहा है कि A कहाँ है, तो B को इस तरीके से दिखेगी A की पोजीशन। सो यू कैन राइट दिस एज RA माइनस RB। इज दिस ओके गाइस? इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि आप रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हो और आप रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, है ना। वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विल बी, कि ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है, तो हमेशा ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे कंसिडर करता है। और एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। कुछ नहीं होता बेटा अंकुश, ट्राई करो कि अगर लाइट आ जाए और आपके फोन में चार्जिंग होनी शुरू हो जाए तो ज्वाइन कर लेना, कोई और फोन घर में मिलता है तो उससे ज्वाइन करने की कोशिश कर लो बच्चों, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम तो कभी कभी हो ही जाती है वो बारिश वगैरह के चक्कर में। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कोई बच्चा कर पाया इस क्वेश्चन को घर पे, जैसे देखा हो अगर ये क्वेश्चन तो ठीक है। क्वेश्चन चलो नहीं कर पाए बच्चे, ऐसे शांत हो गए हैं एकदम, कुछ नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ते हैं मैं बेटा। बोलूंगा मैं नहीं कर पाया। ठीक है, कुछ नहीं होता, जबकि ये ना क्वेश्चन सिंपल है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। आपको मेरा एक सवाल है, हाँ आप हार्ड किस चीज को कहते हो? यार, हार्ड आ गए मेरे वो एडवांस वाले प्रॉब्लम्स, वो हार्ड होते हैं, ये वाले प्रॉब्लम्स थोड़े सिंपल है। हार्ड मैंने बताया था ना अभी हम जब रिवीजन क्लास कर रहे थे, मेरे को याद है, मेरे को मोशन इन अच्छे से 1D, एक लाइन याद है, हाँ आपने तो second में मोशन बोला इन था 1D के जो कि क्वेश्चन ये हार्ड थे, हाँ मैं नहीं हार्ड वाले क्वेश्चंस को मैं हार्ड बोलती हूँ, ये वाला तो सही है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, देखना ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा रिलेटिव का भी कुछ खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि दो टावर है आपके पास ए बी और ऐसे सी डी, ये ए बी ऐसे बुर्ज खलीफा की तरह लग रहा है मस्त, तो ए बी और सी डी ऐसे डी डिस्टेंस पे हैं, और एक बॉल है मास एम की जिसको फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है आपको, उसकी स्पीड भी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। तो एक एक करके जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको हाइट ऑफ टावर ए बी गिवन है, इस तरीके से मैं बोलती हूँ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, गिवन और टू फाइंड लिख लो। आपको क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ टावर ए बी विच इज 20 मीटर, हाइट ऑफ टावर सी डी भी आपको गिवन है, height of tower CD is also given to you, that is given to you as 30 meters। ठीक है, अब आपको गिवन है कि बॉल्स के जो मास है वो भी आपको गिवन है कि एक बॉल का मास m है, दूसरी का मास 2m है। masses of the two balls also you can write, masses of the two balls are given to you as what? m and 2m। मूविंग ऑन, अब आपको बोला है कि जो m मास वाली बॉल है जिसको आप a से फेंक रहे हो, उसको आपने फेंक दिया है 10 की स्पीड से। तो अगर मैं यहाँ पर वो आई कैप जे कैप वगैरह वाला कन्वेंशन ले लूं, तो बॉल a की स्पीड कितनी हो जाएगी जो a से मैं फेंक रही हूँ? +10। वेरी गुड, +10 आई कैप हो जाएगी ना। तो आई कैन राइट दिस थिंग दैट अगर मैं ग्राउंड फ्रेम को चूज कर रही हूँ, ग्राउंड फ्रेम को ओरिजिन चूज कर रही हूँ, देन आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ बॉल a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एज व्हाट? 10 आई कैप, 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, दूसरी जो बॉल है मस्त वो ऐसे 37 डिग्री का एंगल बना रही है, उसकी आपको वेलोसिटी 10 ही गिवन है, उसकी भी आपको जो वेलोसिटी है वो 10 ही गिवन है। तो इसके भी कंपोनेंट कर सकते हो, आई कैप जे कैप के फॉर्म में बता सकते हो मुझे। ठीक है, मैजिक ट्रायंगल याद है सब बच्चों को, 3 4 5 वाला? मैम यस मैम ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि cos 37 कितना होता है? 4/5, और sin 37 कितना होता है? 3/5। बेटा म्यूट कर दो अपने आप को बच्चा, थैंक यू वेरी मच। किसी बच्चे को कभी भी गाना वाना गाने का मन करे तो गाओ, बस म्यूट करके गाओ, कि बाकी बच्चे ना बोले कि नहीं मैम ये अच्छा नहीं गा रहा। ठीक है, अब इसके बता दो क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 10, जो आपका y डायरेक्शन में कंपोनेंट है दैट विल बी 10 cos, और x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट दैट विल बी 10 sin। सो आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ बॉल
let me say that this is velocity of ball, which is, since I'm projecting it from part C, so let me say that this is velocity of C with respect to G. तो ये मेरी कितनी आएगी, x डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाएगा. So I will have 10 sin 37 minus I cap plus 10 cos 37, ये भी माइनस j कैप हो जाएगा. यहां तक सब बच्चे मेरे साथ अग्री कर रहे हैं? ठीक है, एक बार इसकी वैल्यू निकाल के बताना कितनी आएगी, VC की कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक बार ये वैल्यू निकाल के बताओ. Try to find out this value. What will be this value? मैम CG क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, जो आप यहाँ से C से फेंक रहे हो ना, यहाँ पे भी तो आपने एक बॉल फेंकी है ना बच्चा, तो वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. G हमारा ग्राउंड है, मैं अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ ना कि क्या वेलोसिटी आ रही है. ओके मैम. ठीक है मैम sin 37 3/5 होता है ना? हाँ, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, sin 37 is 3/5, cos 37 is 4/5. एक बार plug in those values, tell me what will be the velocity of C. मैम 30 minus 30 I cap और -40/5 J. हाँ, तो 30/5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना. -6 I cap और हाँ, मैम 10 आएगी क्या? -8 J cap. 10 कहाँ से आएगी, आई कैप और जे कैप के टर्म में आएगी ना, है ना. -6 आई कैप -8 जे कैप तो आएगी. मैम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना? मैग्नीट्यूड क्यों निकालना है, ऐसे ही रखो, जब वो ऊपर वाला भी तो हमने इसमें ही लिख रखा है. अब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो तो आप निकाल सकते हो ना, बट मैग्नीट्यूड निकालने की अभी आपको जरूरत नहीं है. इस केस में निकालना है तो निकाल सकते हो कि वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, वो तो आपको गिवन ही है मैग्नीट्यूड, तो 10 मीटर पर सेकंड का आपका मैग्नीट्यूड है. वो निकालने की क्या जरूरत है. ठीक है, चलूं आगे. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, आई कैन डिटर्मिन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए. उस चीज का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो टावर है, दिस इज टावर ए. अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आई थिंक अभी अटक रही है स्क्रीन, एक बार रिफ्रेश करूंगी फिर आ जाएगा, आ गया. ठीक है, एंड दिस इज टावर सी, दिस इज टावर सी. तो आप लोगों को पहले गिवन है कि भाई दोनों के दोनों टावर से आपने एक बॉल फेंकी है, दोनों के दोनों टावर से आपने एक बॉल फेंकी है और वो बॉल एक दूसरे से टकरा गई. ठीक है, वो वाली जो बॉल है वो एक दूसरे से टकरा गई. तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं किसकी, सी की विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो कितनी आएगी. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, VCA कितनी हो जाएगी, VC माइनस VA, है ना. तो ये इसमें से हमने अभी VA की क्या वैल्यू लिखी थी, 10 आई कैप लिखी थी ना. इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -16 आई कैप -8 जे कैप. ये सही है. Yes. और ये जो दोनों बॉल्स हैं, इन दोनों बॉल्स पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही है, -10 है ना. -10 बिल्कुल सही आपने बोला, 10. तो दोनों बॉल्स की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगी वो तो 0 हो जाएगी ना. Yes, sir. If I determine the value of relative acceleration of c with respect to it, that will become equal to 0. अब Yes, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ग्रेविटी माइनस के लिए. नीचे के डायरेक्शन में लगेगी ना ग्रेविटी, है ना, नीचे लगेगी ना, उसका नेगेटिव ले लिया था ना हमने, कन्वेंशन ही ऐसा लिया था. ठीक है बेटा, अब ये सब हमने हवाबाजी करी क्यों है, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि यार अब एक तरीके से आप ये देखो कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी ये जो बॉल है, ए वाली जो बॉल है वो रेस्ट पे है, हमने वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है. तो इसका मतलब क्या है कि ए, क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है कि ए और सी मिलेंगी और एक दूसरे से टकरा जाएंगी. अगर ए अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है तो एक तरीके से हो क्या रहा है कि यहाँ से मेरी ये जो बी वाला टावर है, एक बार दिखाना प्रीवियस स्लाइड. अच्छा देख लो बेटा. मैम डन. डन बेटा. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये वाला जो टावर है, इससे मैंने अपनी बॉल फेंकी विद वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए तो यहाँ पर मस्त रेस्ट पे बैठेगा. तो होएगा क्या कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे, सच दैट यहाँ पर जो ए बैठा है वो उसको हिट कर जाएगी.
इस चीज से अग्री कर रहे हो? सो दिस इज नथिंग बट दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ए। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकेंड बच्चा, अभी आ गई? ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अब मेरा, मैंने तो बोल दिया कि मेरा जो ए है वो रेस्ट पे है, सी जो है वो चल रहा है खाली। अब क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि सी और ए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो अगर मैं इस वाले फ्रेम में स्टडी करूं तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ए तो मेरा रेस्ट पे हो गया, ए क्या देख रहा है कि सी आ रहा है उसकी तरफ और उससे टकरा रहा है। ए के हिसाब से तो वही हो रहा है ना, ए तो अपने आप को मोशन में ही कंसिडर नहीं कर रहा। तो एक तरीके से VCA से हमारा एक पार्टिकल चल रहा है जो यहाँ पर आके, जो ये ए वाला पार्टिकल है इससे टकरा रहा है। तो उसको यूज करके अब हम ये जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। अगर ये जो डिस्टेंस है वो आपको d के बराबर गिवन है, सो वी विल यूज दैट एंड वी विल ट्राई टू फाइंड दिस आउट। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड दिस आउट। कैसे? आप यहाँ पर ये जो tan थीटा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यस मैम। राइट, कितना आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू बताओ? मैम tan थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री। 0 कहां से आएगी? ये VCA के कंपोनेंट करो ना, एक इसका नीचे कंपोनेंट होएगा, एक इसका ऐसे कंपोनेंट होएगा, मतलब एक आपका x का कंपोनेंट है, एक आपका y का कंपोनेंट है। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 8/16 आ जाएगी ना बेटा। तो ये हो जाएगी आपकी हाफ। मैम 1/2। राइट, और यहाँ से tan थीटा की मैं एक और वैल्यू भी तो निकाल सकती हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 8/16 ऐसे आया बेटा, क्योंकि ये जो VCA है यहाँ पर इसके कंपोनेंट आपको गिवन है ना, निकाले है ना, -16 और -8। ओके मैम, ओके आ गया। हो गया। ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका x डायरेक्शन में ये कितना होगा 16, और ये वाला कंपोनेंट आपका 8 होएगा ना, तो tan थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके अलावा आपको दोनों टॉवर्स की हाइट गिवन है, दोनों टावर की आपको हाइट गिवन है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा जो इनकी हाइट में डिफरेंस है वो? यस मैम। राइट, तो हाइट में कितना डिफरेंस है? 10 मीटर का। तो ये 10 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो tan थीटा की एक और वैल्यू भी तो आ जाएगी 10/d, आ जाएगी यहाँ से d की वैल्यू। यस कितनी मैम आएगी ये यही तो 10 निकालना मीटर कहाँ से आया? बेटा। दोनों की हाइट, इस वाले टावर की हाइट आपको 20 मीटर गिवन है, ये जो लंबा वाला टावर है उसकी हाइट आपको 30 मीटर गिवन है ना। ओके मैम, आ गया सर। ठीक है बेटा, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना इजीली ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अगर हम ये रिलेटिव मोशन वाली चीज यूज कर रहे हैं तो। हाँ बच्चा। मैम सेकंड टाइम हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया था? सेकेंड टाइम ये वाला, ये 10d, और यहाँ पर अगर मैं एक ये साइड ड्रॉ कर दूं तो ये भी तो थीटा ही आ जाएगा ना। ठीक है, दिख रही है ये येलो वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो थीटा ही आ जाएगा ना बेटा। वरना ये वाली जो साइड है आप ये देख सकते हो कि ये और ये वाली साइड जो है वो इक्वल होगी, तो यहाँ पे आपका 10 ही आना चाहिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। सही है, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा रिलेटिव मोशन हो रहा है, ए जो है वो है ही रेस्ट पे। नेटवर्क, बारिश अभी चल रही है क्या? मेरे यहाँ तो नहीं हो रही बारिश। नहीं, इट्स नॉट रेनिंग। कुछ नहीं होता बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी जगह पे जाके बैठ जाओ जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा अच्छा आ रहा हो, वरना रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगी, रिकॉर्डिंग से समझना। मैं अभी आप क्वेश्चन ही करा रहे हो, थोड़ा लेट हो बेटा गया नेटवर्क की वजह से। अभी हाँ, ये जो क्वेश्चन था कल की क्लास में वही वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चा, अभी पहला जो क्वेश्चन है वही हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। मैम आपकी रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर अपलोड होगी? मेरे बिटली लिंक पे, मैं एक बार बिटली लिंक शेयर कर दूंगा तुम लोगों को। यस मैम। अभी आपका तूफान है। बिटली लिंक तो वही है ना जो पहले था। हाँ, तो बिटली लिंक थोड़ी चेंज होएगा। बिटली स्लैश, अरे यार बिटली लिंक ना याद रखने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बिटली लिखो और ये स्लैश साक्षी मैम करके लिख दो तो आ जाएगा मेरा। तो लाइट कटी हो गई, कुछ नहीं होता बेटा। मैम एक बार समझा दो माइनस में क्यों आया? क्या माइनस में आया? मैम ग्रेविटी मतलब जी माइनस में क्यों आया? वेलोसिटी बेटा हमने यहाँ पर कन्वेंशन इस तरीके से लेते हैं, तो ग्रेविटी आपकी नीचे की डायरेक्शन में लगेगी तो वो मैंने -j कैप लिख दी है ना। यहाँ पर ये जो ए की वेलोसिटी है वो राइट साइड पे लग रही है, तो इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव आई कैप रखा है। ये वाले जो दोनों कंपोनेंट आएंगे दोनों आपके नेगेटिव साइड पे आएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे ना इसके कंपोनेंट। मैम जी की वैल्यू? हाँ, तो जी की वैल्यू तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ही आएगी।
दोनों ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन पे जी की वैल्यू तो नीचे की साइड पे ही लगेगी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव ही साइड पे आती है। मैम बॉल को थ्रो किया गया था या फिर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में? नहीं, देखो क्या किया गया है, एक टावर है आपका ऐसा जो 20 मीटर का ये टावर आपको दिख रहा है, वो छोटा टावर है, उससे बॉल को फेंक दिया ऐसे सीधा। दूसरा जो टावर है सी वाला टावर, वो थोड़ा ऊपर है, उससे बॉल को थोड़ा सा आपने एंगल देके नीचे की साइड पे फेंका है। क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि वो एक दूसरे से टकरा गए, बोथ ऑफ देम कितना टावर के बीच में, वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि मैंने मान लिया कि ए जो है वो रेस्ट पे है, तो अब हो क्या रहा है कि सी मेरा आ रहा है, जो मेरी बॉल सी से मैंने प्रोजेक्ट करी है वो बॉल सी से आ रही है, और वो बॉल ए पे जो बैठी हुई बॉल है उसको हिट कर रही है। वो मेरा रिलेटिव मोशन से काम हो गया, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गई। वेलोसिटी मुझे पता है कि -16 आई कैप -8 जे कैप से वो बॉल चल रही है और ए को आके हिट कर रही है। देन यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आई फाउंड आउट माई आंसर। मैम tan थीटा के बाद का, मैम tan थीटा का थोड़ा सा समझ में नहीं आया मैम। अच्छा, tan थीटा वाला समझ नहीं आया, ये वाला पार्ट समझ में आया कि हमने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाला। यस मैम। ठीक है, तो vc माइनस वी आ गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि मेरा जो ए है वो तो रेस्ट पे है, और सी जो है यहाँ से इस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ निकला, इस पे एक्सेलरेशन कुछ लग नहीं रही, और ये डायरेक्टली आकर इसने ए को हिट कर दिया। यही हुआ ना इसका मतलब, यस मैम। है ना बेटा। तो यहाँ पर मैंने अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसका निकाल लिया कि क्या इसका आंसर होएगा। एक बार लेट मी एड अनदर स्लाइड so that I can show that trigonometry to you as well. मैम ठीक है, तो डायग्राम सपोज आप क्लियरली है। डायग्राम क्लियरली, मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देती हूँ। ये जो है ये मेरा टॉप है टावर ए का, दिस इज द टॉप ऑफ टावर ए। ठीक है, ये जो है दिस इज द टॉप ऑफ टावर बी। मैं पूरे टावर नहीं बनाई ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बट दिस इज द टॉप ऑफ टावर बी। अब हुआ क्या कि यहां से जो आपने बॉल फेंकी वो ए को जाके स्ट्राइक कर गई। यही तो मतलब हुआ ना रिलेटिव मोशन का, कि यहां से जो आपने बॉल फेंकी वो ए को जाकर स्ट्राइक कर गई। तो इसके आप कंपोनेंट भी ले सकते हो। अब यहाँ पर ये वाले मैं ट्राइंगल्स कंप्लीट कर रही हूँ, एक तो ये वाला मैंने कंप्लीट कर दिया, एक ये वाला ट्राइंगल मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मुझे पता है कि अगर मैं ये जो वेलोसिटी है इसके कंपोनेंट ले लूंगी, तो वो आप लोगों ने अभी निकाले हैं, -16 आई कैप -8 जे कैप आई थी। तो ये जो कंपोनेंट है ये 8 है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये 16 है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आप लोगों को पता है कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ दीज टू टावर्स। सो दिस डिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू 10 मीटर। This distance right here will become equal to 10 meter, and this distance you guys already know is equals to d. This distance you guys already know is equals to d. तो अगर मैं बोल रही हूँ that this angle is equals to theta, तो यहाँ से आप देख सकते हो ना बेटा। स्क्रीन स्टक है क्या? बेटा स्क्रीन तो आ रही है आई थिंक। अभी आ गई? यस मैम, अब आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि अब यहाँ पर अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी ना। ये वाला भी एंगल आपका थीटा है, ये वाला भी तो एंगल मेरा थीटा ही है, तो दो वैल्यूज नहीं आ गई मेरे पास tan थीटा की। एक वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, अगर मैं यहां से निकालूंगी तो ये वैल्यू जो है मेरी इस सिचुएशन में आ जाएगी 8/16, और एक वैल्यू tan थीटा की कितनी आ जाएगी 10/d। तो यहाँ से d आ जाएगा ना बच्चों। अभी समझ में आया? नहीं आ रहा है इंटरनेट शाहनवाज का। मैम बारिश हो रही है ना मैम? तो बारिश होने से भी इंटरनेट में इतना फर्क पड़ता है? अरे मैम मतलब ब्रॉडबैंड में कभी कभी पड़ता होगा, बट एयरटेल के ब्रॉडबैंड नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अगर एयरटेल के में पड़ेगा तो फिर हम ऐसे कंप्लेंट कर देंगे ना उस पे कि भाई इतना पैसा क्यों ले रहे हो भाई तुम नहीं, लोग। आपने डीटीएच भी लगवाया होगा ना एयरटेल का? पता नहीं मैम आपको किसने क्या, मैम मेरे को क्यों बताओ, आज भी बताओ, ये बात बताओ मेरे को। अरे कुछ नहीं बता, तुम अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने बच्चे कर पा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक अगली क्लास में रिपीट कर दूंगी। हाँ सम्यक बेटा। मैम इसमें जैसे आपने tan थीटा लिया है 8/16, तो इसमें जब थीटा लेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो 10 की 10 आएगा ना, फिर 10/16 होना चाहिए। फिर से बोलो मैम, जो आपने येलो वाला थीटा लिया है, तो अगर उसमें tan थीटा करेंगे तो 10/16 आना चाहिए ना। नहीं नहीं, देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो ये तो आपका 8 के बराबर आएगा ना, है ना। इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है ना कि ये आपका 16 है, ये आपका 8 है, और
ऐसे आपका ये आ रहा है वेलोसिटी हेड, तो ये आपका थीटा है, तो यहाँ पर tan थीटा अगर लोगे तो ये वाला 8 के बराबर आएगा ना, 8/16। ओके ठीक है बेटा, सबको समझ में आया ये सारा पार्ट? यानी एक बार डायग्राम भी फिर से ड्रॉ कर दिया। मैम हाँ बेटा, मैम ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दो, कब माइनस होता है और कब प्लस होता है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब माइनस प्लस लेना चाहो अपने कन्वेंशन के हिसाब से ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन बनाती तो मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो भी नीचे ही आता, तो इस केस में मैं चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, हाइट भी नेगेटिव आएगा, सब कुछ नेगेटिव आएगा। यहाँ पर तो मैंने वेलोसिटी वगैरह सारी चीजें कन्वेंशन के हिसाब से लिया ना, तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नेगेटिव ले लिया। मैम सर कहते थे अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस होता है और देखो सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हो गया ना। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करती हूँ तो प्रोजेक्टाइल में ये प्रोजेक्टाइल भी आपका नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है। अब यहाँ पर तो हमारी वेलोसिटी कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में चल रही है ना, तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके कन्वेंशन के हिसाब से आई कैप जे कैप के टर्म्स में नेगेटिव ही ले लिया। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से अगर समझना चाहो तो 1D मोशन में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि बॉल मेरी ऊपर जाती है, फिर बॉल हमारी नीचे आती है। तो जब आपकी बॉल ऊपर जाती है तब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रही है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया, तो उस सेंस में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लोगे। जब आपकी बॉल नीचे आ रही है, तो अब नीचे आने के केस में क्या हो रहा है कि वो जो एक्सेलरेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग दैट वेलोसिटी। तो उस केस में भी अगर आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन लेनी है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ले सकते हो आप, वेलोसिटीज भी अपनी फिर नेगेटिव में लिखोगे, फिर वहां से आप देखोगे कि वेलोसिटी आपके पास इंक्रीजिंग आएगी। वरना आप सबको पॉजिटिव ले लो कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वाली चीज जैसे जैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे होएगा काम। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा देख लो। मतलब ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के ना थोड़े आते भी हैं। लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स बच्चों ने सुनी होंगी कि होती है, वैसे ये प्रॉब्लम आपकी हम न्यूटन लॉ के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ठीक है, ये लिफ्ट वाली चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है इसको अच्छे से समझो। इसका एक एग्जांपल शायद हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, वो सिक्के वाला जो एग्जांपल था वैसा ही एग्जांपल, बस यहाँ पर अब 2 डायमेंशन में हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्टाइल वाला केस बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, आपको बोला है कि अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकंड from the base of an elevator at an angle of projection theta as shown. तो let me show it to you. यहाँ पर as shown नहीं है ना। सपोज हमारी ये लिफ्ट है, ठीक है बेटा, ये हमारी इस तरीके की एक लिफ्ट गिवन है, ये मैं ग्राउंड फ्रेम में ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम ड्रॉइंग दिस इन ग्राउंड फ्रेम। बेटा कोई बच्चा अगर बोल रहा है तो आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, म्यूट कर लो सब अपने आप को बच्चों। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि आपको बोला है कि अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकंड फ्रॉम द बेस ऑफ एन एलिवेटर एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एज शोन। तो यहाँ पर यार एक बॉल थी हमारे पास, ये बॉल को आपने फेंक दिया है और कुछ एंगल थीटा ये बना रहा है, आपने u वेलोसिटी से इसको फेंका है। तो नॉर्मल केस में ये प्रोजेक्टाइल करना चाहिए ना, नॉर्मल केस में तो ये प्रोजेक्टाइल करना चाहिए। तो इस केस में अगर आपको एक्सेलरेशन लिखनी है बॉल पे, आप कितनी लिखोगे? यहाँ पर -g लिख लेते हैं, -g जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मुझे एक्सेलरेशन अब लिफ्ट की लिखनी है, तो अब क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है कि ये जो लिफ्ट है इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये जो लिफ्ट है ये नीचे आनी शुरू हो गई -a एक्सेलरेशन के साथ। सो नाउ द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग ऑन द लिफ्ट इन द ग्राउंड फ्रेम इज व्हाट? a -a जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? ठीक है, सही है ये चीज? -a क्यों लिया? गिवन आपको कि नीचे जा रही है लिफ्ट, अगर ये ऊपर जा रही होती तो उसको +a ले लेते। मैम -g क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सेलरेशन आपकी जो है वो मतलब जो आपकी लिफ्ट है इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके मैम। तो आपको लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है ना, बॉल पे तो खाली ग्रेविटी की वजह से लगेगी, लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो आपको गिवन है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस ओके? यस मैम। तो यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ basically if we want to determine the acceleration of ball with respect to lift, what will that value be? Acceleration of ball with respect to lift कितनी आएगी? -g जे कैप माइनस
प्लस ए जे कैप। वेरी गुड, सो आई कैन राइट नेगेटिव ऑफ जी माइनस ए जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? यस मैम। तो एक तरीके से लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, लिफ्ट फ्रेम के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो अब आपकी लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है ये चीज समझो। ये हमारी लिफ्ट है और ये लिफ्ट के अंदर आपको ये जो बॉल है वो लिफ्ट के हिसाब से ही गिवन है ना, कि ये जो बॉल है इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। और ये जो लिफ्ट है अब एक तरीके से ये जो लिफ्ट इटसेल्फ है इसी के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है दैट इज g माइनस ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो मेरी बॉल है उस पर एक्सेलरेशन g की जगह g माइनस ए के बराबर लग रही है। सही है? तो बन गया ना, ये तो प्रोजेक्टाइल का ही तो केस बन गया, ये तो सेम आपका प्रोजेक्टाइल का केस बन गया। दिस इज यस मैम। दिस इज सेम केस, दिस इज सेम केस एज इन प्रोजेक्टाइल, बस यहाँ पर आपको g की जगह g माइनस ए लिख देना। दिस हमें इज पता सेम कैसे लगेगा केस, कौन सा प्रोजेक्टाइल है? मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड है ना। अच्छा तो मैम ऑब्लिक है फिर? अबे नाम से क्या याद फॉर्मूला रख तो अलग रहे है हो? ना? फॉर्मूलास कहाँ, ये तो वो वाला है ना जो ग्राउंड टू ग्राउंड जाता है, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर दिया, सिंपल वाला सबसे ओके मैम, पहले वाला मतलब सबसे पहले वाला जो पढ़ा होगा, हाँ वही सबसे पहले वाला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कहते हैं ना इसको। तो दिस इज सेम केस एज इन प्रोजेक्टाइल विद, अब यहाँ पर आपकी बस g की वैल्यू आप इसको लिख देते हो g इफेक्टिव, तो g इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी g माइनस ए के बराबर। Is this part okay? So all of your formulas will just get modified according to this. आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दोगे, कितना लगाओगे, वो 2u sin थीटा अपॉन g प्राइम होता है ना, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, तो उससे आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। मैम इसका आंसर किसी नंबर में नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा? नहीं नहीं, Variables इसका तो में? फॉर्मूला आएगा आंसर, इसका आंसर एक Okay, फॉर्मूला ma'am. आएगा। सही है ये चीज? चलूं एक बार आगे? यस मैम। ठीक है, अब एक नोट में लिख लो इसको कि रिलेटिव मोशन अगर आप लिफ्ट के अंदर बात करते हो तो क्या होता है, रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट, इन लिफ्ट। तो अभी हम लोगों ने कौन सा केस देखा कि लिफ्ट जो है वो मेरी नीचे जा रही है ना, अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेरी लिफ्ट है दैट इज ऑल्सो गोइंग नीचे ए से, और मेरी यहाँ पे कोई बॉल लगी हुई है, मेरी यहाँ पर कोई बॉल है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो बॉल है इस पे कितनी एक्सेलरेशन लगेगी, अगर मैं जी इफेक्टिव की वैल्यू लिखती हूँ इस केस में तो कितनी लगेगी यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू? जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, तो जी माइनस ए माइनस जे कैप मतलब नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, ये ऑब्वियस है। तो यहाँ से आपके सारे टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के एक्सप्रेशन आ जाएंगे ना। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों ने देखा है 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, तो 2u sin थीटा अपॉन जी माइनस ए कर दो। यहाँ पर स्क्रीन अटक रही है, एक सेकेंड। मेरा भी इंटरनेट अटक रहा है भाई, एयरटेल में भी कुछ खास बात नहीं है, मेरे भी यहाँ पे तूफान शुरू हो गया, मुझे सुनाई दे रहा है। आ गया? ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मैक्सिमम हाइट लिखनी है तो मैक्सिमम हाइट भी लिख लोगे, कितनी आती है मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ऑफ जी इफेक्टिव, तो 2g माइनस है। और इसी तरीके से फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हारा किसका होता है, रेंज का होता है, तो रेंज का क्या लिखते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इफेक्टिव मतलब g माइनस है। इज दिस ओके? ठीक है, Yes, so ma'am. this is the case if Yes, the ma'am. lift is moving downwards. This is the case if the lift is moving downwards. तो ये चीज याद रखनी है, अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो तो जो आपकी नेट एक्सेलरेशन बॉल पे लगती है दैट इज इक्वल्स टू g माइनस ए। लेट अस कंसीडर अनदर केस कि जो मेरी लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है। अगर मेरी लिफ्ट ऊपर जा रही है तब क्या होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है मैम पॉजिटिव जे हो जाएगा बस, वेरी ये गुड। फर्क पड़ेगा। पॉजिटिव क्या होगा, जी पॉजिटिव होगा ना। जे क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब इसका क्या है कि अभी हमने पिछले केस में पॉजिटिव कैसे होगी, क्योंकि वो तो ऊपर जा रही है ना, तो जी माइनस ही होगा। जी तो माइनस ही आएगा, एक्सेलरेशन जो बॉल की है वो तो आपकी नेगेटिव ही आएगी। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल हमारी कितनी है, माइनस जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट तो अब ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव आ जाएगी ना, ए के बराबर। ठीक है, सही है। तो अगर अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालनी है, कितनी आएगी, नेगेटिव ऑफ जी प्लस है,
यस मैम। है ना बेटा। तो अब यहाँ पर एक तरीके से जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, जी इफेक्टिव की वैल्यू इस सिचुएशन में हो गई जी प्लस ए के बराबर। यहाँ पर जी माइनस ए थी, वहां पे आपकी अब जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई जी प्लस ए। तो जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं उन सब में आप ये यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा दोगे। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका 2u sin थीटा अपॉन जी प्लस ए। वैसे ही अगर आपको हाइट का निकालना है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस ए। और वैसे ही अगर आपको रेंज भी लिखनी है तो रेंज भी आप लोग लिख सकते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लस ए अगेन। ठीक है, इज दिस ओके? हाँ बेटा। मैम एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट का साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं हुआ। अगर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव, नीचे जाएगी तो नेगेटिव। आई कैप जे कैप मैम ऑपोजिट होगा। तो ऑपोजिट ही तो होता है ना बेटा। अगर आपकी कोई चीज राइट में जा रही है तो आप अपने वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से लगा लेते हो ना कन्वेंशन। तो अगर कोई चीज राइट में जा रही है प्लस एक्स एक्सिस की टुवर्ड्स जाती है तो उसको आई कैप लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है तो माइनस आई कैप लेते हैं। अगर वो ऊपर की साइड पे जाती है तो जे कैप लेते हैं, नीचे की साइड पे आती है तो माइनस जे कैप लेते हैं। यही तो होता है ना हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशन। यस मैम। मैम जैसे हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो फिर हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, बट Right. लिफ्ट के केस में ऑपोजिट होगा। क्यों? अब देखो यहाँ पर हमने बॉल को तो चलो थ्रो करा है, बॉल की तो जो भी है, बॉल के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो तो हमारी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही लगेगी ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है तो लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर जाते जाते इंक्रीज हो रही है तो उस पर एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में लग गई ना बेटा, तो उसको तो पॉजिटिव लोगे। लिफ्ट तो आपकी ऊपर या नीचे दोनों जा सकती है ना। मैंने शायद यहाँ पर डाउनवर्ड्स लिख दिया, इसको अपवर्ड्स कर देती हूँ। लिफ्ट तो हमारी ऊपर या नीचे दोनों जा सकती है ना। तो अगर ऊपर जाती है वो तब उसकी एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव लोगे, अगर वो नीचे आती है तब उसकी एक्सेलरेशन आप लोग नेगेटिव लोगे। सही है? ओके मैम। ठीक है, एक और इसका छोटा सा क्वेश्चन कर लो, देखना ये वाला कैसे होएगा। ये सिंपल है वैसे क्वेश्चन आपका। बोला गया है लिफ्ट ऐसे ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए और एक बंदा है लिफ्ट के अंदर जो बॉल को फेंक रहा है ऊपर की साइड पे। तो बंदा ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा बना रखा है ये हमने यहाँ पे, और उसने अपवर्ड फेंकी है वेलोसिटी u रिलेटिव टू हैंड। मतलब आपको जो वेलोसिटी गिवन है वो आपको लिफ्ट के फ्रेम में गिवन है। तो आपसे पूछा है कि बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो और कितनी मैक्सिमम हाइट ये बॉल पहुंचेगी वो बता दो। सो दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू वैसा वाला मोशन कि आपका जो बॉल है, आपने ऊपर की साइड पे फेंक दिया है उसको, उस पे जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कुछ अलग साइड से लगेगी। एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग ऑन बॉल इन द लिफ्ट फ्रेम विल बी इक्वल टू हाउ मच? अभी हमने निकाला था एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, है ना। तो यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितनी है? माइनस जी जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट आपको पॉजिटिव गिवन है प्लस ए जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट आपके पास कितना आ जाएगा? g प्लस ए, डायरेक्शन होएगी माइनस जे कैप। तो इस तरीके की सिचुएशन हो रही है यहाँ पर कि ये जो बॉल है ये ऊपर की साइड पे जा रही है, इस पे आपकी एक्सेलरेशन लग रही है g प्लस ए। तो निकाल लोगे कि कितनी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी इस बॉल की? यस टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं? हाँ इस पे जो हमें वेलोसिटी दे रखी है यू बॉल की वो हमें रेस्पेक्ट रिलेटेड टू हैंड दे रखी है। हाँ, तो वहाँ हैंड से तो मतलब लिफ्ट कुछ में है ना। निकालना नहीं होगा। नहीं, हैंड तो आपका लिफ्ट में है ना, तो लिफ्ट फ्रेम के हिसाब से तो आपको वेलोसिटी गिवन है। आपको खाली ये निकालना है कि इस पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही है। लिफ्ट फ्रेम में हमारा काम हो गया। ये सारी जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये हमने लिफ्ट फ्रेम में करे। हाथ आपका लिफ्ट में है ना। हमारा यूके इक्वल हो जाएगा। फिर से बोलो, जब फिर से मैंने बोलो निकाला बच्चों। है तो हमारा जो जी प्लस ए माइनस जे कैप है ये हमारा यूके इक्वल हो जाएगा। यू के इक्वल थोड़ी होगा, यू इंटू टाइम के इक्वल होएगा ना। उस तरीके से करते हैं ना इसको। कैसे निकालते हो इसको ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? मैम फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगाओ फॉर्मूला, पर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बताओ। मैम 2u sin थीटा बाय g प्लस a माइनस जे। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोला? 2u sin थीटा अपॉन g प्लस ए है ना इस केस में। यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री।
है ना, बोला है ना आपको, सीधा ma'am. फेंका है बॉल को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2u/g प्लस है। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बताओ। ये वाला आप डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यूज कर लो, वरना s इज इक्वल्स टू अपॉन 2। वेरी गुड। दूसरा आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का भी ये फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी प्लस है। यस मैम। है ना बेटा, तो यहाँ पर भी आपका साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा, थीटा ही आपका 90 डिग्री है ना, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी प्लस है। ये वाली चीज भी अगर आपका मन है तो आप तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब ये टॉप पे पहुंचेगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, है ना, तो वहां से अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालोगे तो वो भी आपका सही आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को आपको डबल करना पड़ेगा, और ये हाइट भी निकालोगे तो वो भी आपकी सही आएगी। क्लियर है ये चीज? यस मैम। थोड़े से अटपटे Yes, ma'am. क्वेश्चन है, मान रही हूँ, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझ लो इनको। ये समझ लोगे तो लिफ्ट वाला केस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ये तो यहीं पर हमने समझ लिया, तो दिक्कत आएगी नहीं वहां पर भी। चलूं आगे? Yes, ma'am. चलो, अब कल की क्लास में हम लोगों ने ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ प्रीवियस वाला सेपरेशन, क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था मैम? इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन। अरे इसका आंसर ये आ जाएगा ना यार, ये 2u sin थीटा अपॉन g माइनस a। लिख दूं क्या? ओके मैम। है ना, इसका आंसर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो निकालना है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन मैम इफेक्टिव टर्म्स में एक्सेलरेशन। निकालना था। हाँ, बस फॉर्मूला लिख, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है, क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, u गिवन है, थीटा गिवन है, और आपको a गिवन है, तो आपने उन्हीं के टर्म्स में तो अपना आंसर निकाला है ना। अगर क्वेश्चन में आपको इनकी जगह पे वैल्यूज गिवन होती तो आप वैल्यूज पुट कर देते, अगर आपको टर्म्स क्वेश्चन गिवन है तो आप उसी में आंसर निकालोगे। अब आंसर आप देख सकते हो u थीटा और a के टर्म्स में आ रहा है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन टर्म हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो अगर आपको टर्म्स पता है तब आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पर आपने कोई रैंडम v वगैरह कुछ डाल दिया तो वो आपका आंसर मतलब गलत है। जो टर्म आपको पता है ऑलरेडी, जिसका डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, वही आप यहाँ पे डाल सकते हो। सही है, चलूं आगे? यस मैम। चलो, तो अब एक बार आ जाओ अगले टॉपिक पे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमने पिछली क्लास में भी कर लिया था, मुझे लग रहा है कि आज तो शायद हम केसेस भी ना कर पाए। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? कुछ कंपोनेंट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल with respect to the other, with मैम respect, अगर सेपरेशन डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाएंगे, और इंक्रीज होगा तो वेरी गुड, सेपरेशन। बिल्कुल सही, गुड जॉब, with respect to another particle along the line joining them. This point is important, along the line joining them. बिल्कुल सही बोला बेटा ने, यह वाला पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर if separation distance decreases, if separation distance decreases, तो इस केस में आप बोलते हो कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अगर आपका सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ रहा है, if separation distance increases, तो ऑब्वियस है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो पार्टिकल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट मींस दैट यू विल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दिस पॉइंट इज आल्सो ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देख लेते हैं। तो एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से है मेरा, एक्स वाई प्लेन है ये मेरा सिंपल, और मेरे दो पार्टिकल्स हैं, ये है पार्टिकल, रेड से बना देते हैं चलो, ये है पार्टिकल मेरा A, and there is another particle which is particle B. This particle is B. So let me say that both of them are possessing some velocity. Velocity of A is this, it is velocity of A, and it is making an angle of alpha. And it is making an angle of alpha. And let me say that velocity of particle B is VB, and it is making an angle of beta. So I can calculate the components. Right, I can calculate both of these components. Yes, ma'am.
तो ये मेरे पास कैसे कैसे आ जाएंगे यार, ये v वाले केस में ये आ जाएगा vb cos बीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा vb sin बीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट कैलकुलेट करती हूँ, a वाले केस में ये कंपोनेंट आ जाएगा va cos अल्फा, एंड दिस कंपोनेंट विल कम एज va sin अल्फा। इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज कर ली तो आगे चलूं? यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो अब यहाँ पर एक तरीके से अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए लिखनी है, मैं वेलोसिटी ऑफ ए कितनी लिखूंगी, va cos अल्फा आई कैप प्लस va sin अल्फा j कैप। And if I want to write velocity of v, I will write it as vb cos beta I cap plus vb sin beta j cap। सही है ना? तो अगर मुझे velocity of b लिखनी है with respect to a, if I now want to write velocity of b with respect to a, it will be velocity of b minus velocity of a। यस तो मैम। यहाँ से आई कैप वाले कंपोनेंट इकट्ठे आ जाएंगे, जे कैप वाले कंपोनेंट इकट्ठे आ जाएंगे, यस है ना बेटा? तो मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, एक तो आ जाएगा ये vb cos बीटा माइनस va cos अल्फा आई प्लस vb sin अल्फा sin बीटा माइनस va sin अल्फा j। सही है ये चीज? ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं मेरे पास, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक जो कंपोनेंट है जो मेरा, दैट कंपोनेंट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू। तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन बन रही है, so this component, there is one component which is along the line which is joining these two, and there is another component which is perpendicular to the line which is joining these two, right? तो अगर मुझे velocity of approach या फिर velocity of separation लिखनी है, I will write it in this terms। ये वाला जो है इसके टर्म्स में अपना velocity of approach जो है वो लिखूंगी। सही है? यस तो यहाँ पर हमारा velocity of approach या velocity of separation कुछ भी हो सकता है आपका, that will be what? That will be the VBA का हमारा जो पैरेलल कंपोनेंट है, वो पैरेलल कंपोनेंट मतलब जो कंपोनेंट हमारा पैरेलल है, this component is parallel, this component is perpendicular, this component is parallel to the line joining these two particles. So the value of VBA in this case will simply become equals to VB cos beta minus VA cos alpha। तो जो भी आपकी relative velocity है उसका जो भी component है आपका along the line which is joining both of these particles, वहां से आप अपना separation velocity या velocity of approach निकाल सकते हो। इसका significance यही होता है। एग्जांपल है रियल लाइफ एग्जांपल क्या बेटा, कि सपोज आपने दो बॉल्स ली हैं, ठीक है, दो बॉल्स को आपने ऐसे फेंका एक दूसरे पे इस तरीके से, तो अगर आप देख रहे हो कि भाई वो अप्रोच कैसे कर रही है, सेपरेट कैसे कर रही है, तो अगर आप उसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन उसकी अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू बॉल्स इनिशियली निकाल लोगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो बॉल्स अप्रोच कैसे कर रही है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, सारी चीजें आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल तो ये है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं, तो सबके केस में हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन तो निकाल सकते हैं ना। ये होता है कि अगर इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, इफ इट इज पॉजिटिव, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी सेपरेटिंग। अगर आपके पास ये जो वेलोसिटी आती है ये पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब है आपके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मैम इसमें बस एक्स एक्सेस से लेना है, एक्स एक्सेस से नहीं, अगर मैं आपको दोनों पार्टिकल कुछ ऐसे दे दूं तो ये वाला जो एक्सेस है इसके अलोंग ले लेना, है ना। कंपोनेंट तो इसके भी करोगे ही, अगर यहाँ पर कुछ भी वेलोसिटी होंगी कंपोनेंट तो आप करोगे ही ना। तो जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है, तभी मैंने यहाँ पर पैरेलल लिख दिया है, मैंने एक्स वाई नहीं लिखा। जो आपका पैरेलल कंपोनेंट है विच इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, दैट विल रिप्रेजेंट योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इज दैट ओके? ओके मैम। मैम अगर मैम हमारे अगर तो बॉल्स इस डायरेक्शन में, हमारा जो जी है वो अलग कंपोनेंट में डिवाइड होकर लग रहा है, तो फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज कट गई बीच में, एक बार फिर से बोलो। मैम इसका एक चीज पूछनी थी, जैसे इसका एक एप्लीकेशन ये भी यार अब मेरे इंटरनेट में दिक्कत आ रही है, तुम दोनों बच्चों की आवाज बीच बीच में कट गई। नो मैम किसी में नहीं आ रही। किसी में नहीं आ रही?
मैम हाँ तो बेटा, मैम आपका इतना सही है। पहली बार। चलो, जिस आ बच्चे रही को है कोई आवाज? डाउट हो रहा है, अगर वो, हाँ अब आ रही है आवाज, बोलो बेटा। मैम अगर जैसे इस सेम केस में अगर हमारे जो बोल रहे हैं वो कुछ इस पोजिशन में है कि हमारी जो ग्रेविटी लग रही है वो हमारी वो भी अलग कंपाउंड में डिवाइड लग रही है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा इनकी वैल्यूज में, जो ये वी बी उसमें तो कॉस उसमें बीटा है माइनस। वेलोसिटी की वैल्यू पे ही फर्क पड़ जाएगा ना, उससे तो वेलोसिटी की वैल्यू पे ही फर्क पड़ जाएगा ना बेटा। सही है, वो तो आप वेलोसिटी दोनों बॉल्स की सेपरेटली लिखोगे ही ना। ठीक है, ओके, तो सर हमें बस इनिशियल वेलोसिटी लेनी है। नहीं, आप वेलोसिटी मैं बता दूंगी, जैसे अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको वेलोसिटी कौन से टाइम पे लेनी है। अब जैसे मैं एक और आप लोगों को केस दिखाती हूँ। सपोज आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पार्टिकल्स। आई वांट टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो अब यहाँ पर आपको ये ऐसे एक पार्टिकल गिवन है, दिस इज माई पार्टिकल ए, जो मैं बोल रही हूँ या तो फिर आपका रेस्ट पे या फिर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक दूसरा पार्टिकल आपको गिवन है यहाँ पर, ये आपका पार्टिकल है बी। ठीक है, ये इनिशियली कुछ ऐसे हैं। सो नाउ लेट मी से दैट बी और ए किसी भी रैंडम वेलोसिटी से आप लोगों को मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग विद सम रैंडम वेलोसिटी, एंड आई हैव कैलकुलेटेड कि अगर ए मेरा रेस्ट पे है तो बी की क्या वेलोसिटी होगी। सो आई हैव कैलकुलेटेड द रिलेटिव वेलोसिटी इन दैट केस। सो अकॉर्डिंग टू दैट खाली v जो है उसके पास मेरी वेलोसिटी होगी ना। तो वैसे ही तो अगर हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे, तो वो आपके पास किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। जैसे जैसे आपकी एक्सेलरेशन चेंज होगी वैसे वैसे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ सेपरेशन भी चेंज होती रहेगी। सही है? यस मैम। ठीक है, तो अब ये मिनिमम मैम डिस्टेंस निकालने का क्या मतलब है। अगर मेरे ऐसे दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ए की कुछ वेलोसिटी थी, बी की कुछ वेलोसिटी थी, मैंने इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है, तो उसके हिसाब से अब ए तो मेरा रेस्ट पे हो गया, बी मेरा चल रहा है कुछ इस तरीके से, बी मेरा चल रहा है कुछ इस तरीके से। तो बेटा देयर विल बी अ पर्टिकुलर टाइम जब ए और बी सबसे क्लोजेस्ट होंगे एक दूसरे से। मैम वो तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही हो सकते हैं ना, क्योंकि वो जिस हाँ, जिस वो हिसाब खाली एक से स्ट्रेट लाइन में ही हो सकते हैं, तो कुछ इस साइड पे आ जाएगा ना मेरा बी, तब मेरे ए और बी एक दूसरे से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे हो जाएंगे ना। यस मैम, वो थीटा और उस दोनों की उस पे डिपेंड करेगा। सो दिस विल हैपन व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। वो सब चीजों पे डिपेंड करेगा, बट इट विल ओनली हैपन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन जिसके अलोंग हमारा जो बी है वो ट्रैवल कर रहा है, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा ना हमारा बेटा। तो यस ये जो मैम। डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू पार्टिकल्स, जब वो एक दूसरे के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, ये होता है हमारा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? जी हाँ जी मैम। मैम ठीक एक है, बार बता दो मैम। क्या बेटा? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका ए जो है, ए कोई बॉडी है जो आपकी किसी वेलोसिटी से चल रही थी, बी कोई दूसरी बॉडी है जो किसी वेलोसिटी से चल रही थी। मैंने इसको रिलेटिव मोशन के तरीके से कंसिडर कर लिया, तो जो मेरा ए है वो रेस्ट पे हो गया, और बी ए के हिसाब से कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है ना बेटा, यही तो होता है ना रिलेटिव मोशन। ठीक है, जी हाँ जी मैम। तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ मिनिमम डिस्टेंस निकालना है आपको दो पार्टिकल्स का, तो मिनिमम डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, वो आपका तब आएगा जब ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द लाइन जॉइनिंग टू देम, द लाइन जॉइनिंग देम इज सच दैट जो इनकी लाइन जॉइनिंग है दैट इज परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑन विच बी इज ट्रेवलिंग। तो इस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो जीरो हो जाती है। इस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है दैट बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। सो दैट इज द फायदा ऑफ स्टडीइंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वाली चीज अज्यूम करके आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कितना होता है। ये वाली चीज आपसे काफी बार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा कॉस के सामने निकाली जाती है। फिर से बोलो मैम। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैम हमेशा कॉस में ही ली जाएगी मैम। वो तो बेटा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। ये तो चलो मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दिया, वो तो आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, क्या आपको दे रखा है, आप दोनों की वेलोसिटीज लिखोगे, उनकी जो लाइन जॉइनिंग है उसके अलोंग अपना वेलोसिटी निकाल लोगे। ओके मैम। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल बी है वो ए की तरफ मूव कर रहा है, क्लोज आ रहा है, क्लोज आ रहा है, सबसे क्लोज वो जब आया तो फिर वो दूर जाने लग गया।
सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि पहले जो सेपरेशन थी पार्टिकल्स के बीच में, सेपरेशन डिक्रीजेस एट फर्स्ट, separation between the particle decreases at first and then the separation will increase. Do you agree with this? जी मैम। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि इनिशियली जो आपकी ये जो वेलोसिटी VBA थी ना, इनिशियली ये जो आपकी वेलोसिटी थी दैट वाज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मिनिमम डिस्टेंस पे हमारी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में चेंज हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो पार्टिकल था ये इसको अप्रोच कर रहा था, फिर इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी बढ़ती रहेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है, अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करती हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है मेरी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच changes to velocity of separation। थोड़ी सी ये चीज समझ में आई? ठीक है, इसका एक एग्जांपल करवा देती हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाली यहां तक समझ में आई तो बताओ। यस मैम आ गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो इसका। एक बार पीछे करना। हाँ, एक सेकंड। ऐसे यूजुअली आई डोंट यूज रेड पेन, बट ठीक है, रेड पेन थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे। डन। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखो कि इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, टेल मी कि हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़े हैं उससे सॉल्व हो जाएगा। बेटा किसी बच्चे ने हैंड रेस करे हैं, डाउट है तो पूछ लो यार, मेरे को हैंड रेस तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लोग भी ऐसा एक चश्मा में अगर है तो इन्वेस्ट कर लो। मतलब दिस इज अ 0 नंबर का चश्मा जो खाली ब्लू रेस से बचाने के लिए यूज में आ रहा है। तो जो लैपटॉप हो गया, अगर आप लोगों का भी लैपटॉप का काम है, टैबलेट का काम है, फोन का काम है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसा एक चश्मा लगाओ ताकि आंखों में थोड़ी रेज हार्मफुल कम जाए। ठीक है, तो क्या बोला इस क्वेश्चन में? चिल्ड्रंस डे कब है? क्या चिल्ड्रंस डे कब है? चिल्ड्रंस डे तो नवंबर में होता है ना, 14 नवंबर के आसपास होता है ना। हाँ तो ऑब्जेक्ट कर देना, आने ही तो वाला है। हाँ सही है यार, तुम ऐसे पैसे मत खर्चो। हाँ गीतिका बेटा। मैम ये चश्मा कैसे हमें रेस से प्रोटेक्ट करता है? इसके अंदर जो लेंस लगा होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो ब्लू रेस को ब्लॉक कर देता है। मैम कौन सा लेंस लगा होता है? ये नहीं पता भाई, ब्लू रे ब्लॉकर लेंस बोला था मेरे को मेरे चश्मे वाले ने, और उसने दिखाया भी था कि जैसे जो लाइट होती है वो उस रेंज में जो आती है लाइट, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तभी आप जैसे अगर बाहर जाते हो तो आजकल आप शेड्स वगैरह भी, गॉगल्स वगैरह भी जो लेते हो ना आजकल, वो भी वो ब्लू रे फिल्टर के साथ आने लगते हैं। इनमें आपका जो लेंस लगा होता है उसमें कुछ फिल्टर होता है या तो फिर, जिसकी वजह से आपकी जो रे है वो ब्लॉक हो जाती है। तो मैम लेंस तो पता होगा ना, कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से कौन सा? लेंस तो यार वो नहीं पता मुझे, लेंस कौन सा लगा हुआ है। लेंस लगा 0 नंबर का हुआ है, 0 नंबर में तो कुछ भी यूज हो जाएगा ना। ब्लू कट लेंस बोल रहा है अभी लक्ष्य। हाँ बेटा, उमा शंकर बच्चा। मैम सबकी आईज की प्रॉब्लम जैसे अलग अलग होती है, तो क्या लेंस सबके अलग अलग लगते होंगे या सेम लगते होंगे? डिपेंड करता है ना कि अगर आपका वो पढ़ा होगा ना 10th क्लास में कि अगर हमारा मायोपिया है तो अलग लेंस लगता है, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो अलग लेंस लगता है ना बेटा। तो जो प्रॉब्लम होती है वो उसके हिसाब से, आपका दूर का दिखने में दिक्कत है, पास का दिखने में दिक्कत है, उसके हिसाब से तो आपका लेंस डिसाइड होगा। लेंस का वो नंबर कैसे होगा वो डिसाइड होता है कि लेंस का कर्वेचर कितना है, पावर ऑफ लेंस मैम। फोकल लेंथ और पावर रिलेशन है। मायोपिया। हाँ, फोकल लेंथ और पावर के बीच में रिलेशन आता है, वो आपका कर्वेचर जो है लेंस का उससे डिपेंड करता है कि हाँ भाई लेंस का कर्वेचर कितना आ रहा है। तो मैम कन्वेक्स या कनकेव लेंस ही लगता होगा, इनमें से कोई एक तो लगता होगा ना? हाँ, तो वो आपकी आईज की प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा ना कि अगर आपको दूर का दिख नहीं रहा है तो आपका एक टाइप का लेंस लगता है। आई थिंक दूर का नहीं दिख रहा तो कॉनकेव लगता है ना। मायोपिया में कौन सा लगता है? कॉन्वेक्स लगता है। मायोपिया में एक सेकंड, मायोपिया में आपका कौन सा होता है? मायोपिया में दूर का नहीं दिखता ना आपका, तो मायोपिया में आपका कौन सा लेंस लगता है? कॉन्वेक्स लगता है। मायोपिया में आपका कॉन्वेक्स लगता है या कॉनकेव लगता है? मेरे साथ तो कॉनकेव लगेगा बेटा मायोपिया के अंदर। तो कॉनकेव लगेगा, कॉनकेव लगा, कॉनकेव। हाँ मैम, मुझे अंदर की साइड होता है वो वाला। हाँ, मायोपिया में तो आपका कॉनकेव लगता है ना, और हाइपरमेट्रोपिया में आपका कॉन्वेक्स लगता है। तो जो आपकी दिक्कत होती है लेंस में, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आपको फार साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है, सिलिंड्रिकल नंबर है, वो सारी चीजें बोलते हैं ना डॉक्टर लोग, उसके हिसाब से आपका जो लेंस है वो चूज कर लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होएगा। चलो, ये लेंस बनवाना नहीं बनवाना तुम्हारी चॉइस।
मैम हाथों से। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा। तो करो अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्वेश्चन सॉल्व, बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, दो आपके पास शिप्स हैं, दे आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन नॉर्थ साउथ वर्टिकल, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया भी हुआ। वन फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो मैंने डायग्राम में ही बनवा दिया है यहाँ पर। 20 किलोमीटर पर आवर में आपकी जो एक बोट है वो जा रही है लेफ्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, और दूसरी बोट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया है। आपको बताना है कि इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा और कितना टाइम ये लोग लेंगी उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। तो पहले एक दो स्टेप बता दो चलो मेरे को। पहला स्टेप है दोनों की वेलोसिटी लिख लो। पहला 20 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। लेट मी से दैट दिस इज बी, लेट मी से दैट दिस बोट इज ए। दोनों की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर तो है, उसको मैं आई कैप जे कैप के टर्म में और स्पेसिफाई करके लिख सकती हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, -20 आई कैप। मैम -20 आई कैप कैसे हो गया मैम? वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, ऐसे जा रहा है ना। अच्छा बी बी मैं को देख रहा हूँ। बी बी बी। और ए की वेलोसिटी कितनी है मैम प्लस जे प्लस कैप। 20 जे कैप किलोमीटर पर आवर। सही है। अच्छा मैम सारे क्वेश्चन हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में करते हैं ना? हाँ, क्वेश्चन और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में जब तक हो रहे हैं तब तक करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ, आई कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये कितनी आ जाएगी बताओ कैलकुलेट करके। मैम 20 जे कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 20 आई कैप। 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप ही हो जाएगी ना, क्योंकि 20 जे कैप माइनस ऑफ -20 करोगे तो 20 जे कैप प्लस 20 आई कैप किलोमीटर पर आवर आ गया। रिजल्टेंट नहीं लगाना था। रिजल्टेंट लगा दो, बताओ क्या मैग्नीट्यूड आएगा, कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। 420 √2। 20 √2 किलोमीटर पर आवर। और एंगल कितना बनाएगा ये थीटा 0 डिग्री बनाएगा ना? 0 डिग्री थोड़ी बनाएगा। tan थीटा की वैल्यू 20 थीटा अपॉन 90 20 बनाएगा, आएगी सॉरी ना। थीटा 90 बनाएगा, ए, थीटा 90 90 0 कुछ नहीं, tan थीटा की वैल्यू 20 अपॉन मैम 20 ही 45 आएगी। डिग्री आएगी 45। आप तो इसका कॉस थीटा मतलब है पूछ रहे थे? नहीं, tan थीटा की वैल्यू, थीटा कितना बनाएगा पूछा था मैंने, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। तो ये सारा आपने मैथ्स कर लिया। अब इसका मतलब समझ लो कि क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम देखो। इसका मतलब ये है कि भाई मैंने बोल दिया कि ये जो बी शिप थी, ये वाली मेरी शिप बी थी, ये वाली शिप मेरी ए थी। आई हैव फाउंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मैंने बोल दिया ये वाली शिप तो मेरी रेस्ट पे है। अब ये वाली जो शिप है ये तो मेरी रेस्ट पे हो गई, और ये वाली जो शिप है, ये वाली जो शिप है ये एक तरीके से मेरी इस डायरेक्शन में चल रही है। ये वाली जो शिप है ये एक तरीके से मेरी इस डायरेक्शन में चल रही है, जहां पे थीटा बन रहा है 45 डिग्री, एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 √2 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक स्क्रीन स्टक है, ठीक है। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो एक तरीके से ये हमारा वो मिनिमम डिस्टेंस वाला ही तो क्वेश्चन बन गया कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है हमारी, ये जो ऑब्जेक्ट बी है, दिस इज एट रेस्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, then there is a line joining the two objects. Okay, let me say that here I am having my object A, and now this object A is moving in this direction. This object A is moving in this direction. It is making an angle of 45 degrees, and it is moving with a speed of 20 √2 kilometer per hour, such that this component is 20 I cap, this component is 20 I cap, and this component is 20 J cap. Is this analysis okay? This analysis which I have बेसिक वैल्यूज निकाली आपने रख दी है। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। अब यहाँ पर अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर तो ड्रॉप करते हैं। यस मैम। है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या मतलब है, ये ग्रीन से यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी तो मेरा तो काम हो जाएगा ना। हाँ, तो ये एंगल भी तो 45 ही है, तो ये एंगल भी मेरा 45 डिग्री है। ये जो है ये मेरा कुछ डी मिनिमम है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो तुम्हें दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो पता है ना, 10 किलोमीटर। तो यहाँ से sin 45 की वैल्यू निकालना, sin 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 है, बट sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1/√2, और इसकी वैल्यू इस ट्राइंगल में कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ये डी मिनिमम,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है, ये जो ये वाला 90 डिग्री है उसकी उल्टी साइड तो 10, तो डी मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास। यस मैम। कितनी आ गई? 5/√2 5√2 10/√2 आ जाएगी, तो 5√2 किलोमीटर हो जाएगी। यस। और कितना टाइम लगेगा इस वैल्यू तक पहुंचने में? अपॉन में 20 क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर से कर दो ना। 20 किलोमीटर पर आवर से करूं, किससे करूं? डिवाइड करना है तो 20 किलोमीटर उसकी इनिशियल स्पीड थी ना, तो 20 ही से तो डिवाइड होगा। तो पर 20 से थोड़ी चल रहा है, 20 से तो दोनों चल रहे हैं ना। 20√2 से डिवाइड होएगा ना। अब आपका मैम ये डी क्वेश्चन मिनिमम आ गया है, तो इसको आप डिवाइड किससे करोगे? किससे करेंगे? अरे ये v से डिवाइड करोगे ना, जो आपकी वेलोसिटी है उससे। 20√2 से। जो आपकी ये वेलोसिटी आई है, जो अच्छा। रिलेटिव वेलोसिटी आई है, उससे डिवाइड कर दोगे ना, तो यू विल डिवाइड 5/2, सो दिस विल कम आउट एज 1/4 r, मतलब नहीं 15 मिनट हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही गीतिका, वेरी गुड, 15 मिनट। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया ये क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? यस मैम। पूरा ही आ ठीक गया। है, थोड़ा बहुत तो आया ना। मतलब यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आप देख सकते हो मैम कि ये क्वेश्चन वाला जो पूछना है डिस्टेंस है। हाँ बेटा। मैम, जैसे कि आपने इसे मतलब ऐसे निकाला, पहले से इन दोनों को दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के सोल्व करा है। अगर हम उसकी जगह जो अपने फॉर्मूला लिखवाया था हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, उसको इक्वल टू 0 रख दे, तो हम उस तरह से कर सकते हैं, मतलब इक्वल टू 0 रख के इक्वेट कर सकते हैं। यार उससे आएगा नहीं, देखो आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो तो आ जाएगी आपकी कि इन दोनों को लाइन ज्वाइन जो कर रही है उसके अलोंग बता दो, तो वो आपकी शायद 20 के आसपास आ जाएगी। बट उसको हम 0 फिर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो वाली चीज यहाँ पर पता नहीं चल रही ना फॉर्मूला से। मतलब मैम अब यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं आ रहा ना फिलहाल डिस्टेंस के साथ हमारा। तो डिस्टेंस का समझने का इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस होएगा, वो पॉइंट ज्यादा जरूरी है। ये जो पैरेलल वाला है, पता ना कि when you are coming to this point what will be the velocity of approach and how will you put it as 0? You don't know the velocity of approach at this particular point now, so that is why we just use this analysis that the shortest distance will be the perpendicular distance which is drawn from the object to the line joining. मैम ठीक है, जो इस बात है। हाँ बेटा। अच्छा मैम, इसी पिछले स्लाइड में फॉर्मूला लिखवाया था कि वी ए cos अल्फा प्लस वी बी cos बीटा, जो फॉर्मूला है उससे हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिलेगी। राइट। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये तो आपका एक तरीके से इलस्ट्रेशन था ना, ये तो आपका एक इलस्ट्रेशन था। अब यहाँ पर आपको ये अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज अज्यूम करके अगर आप ये चीज निकालोगे तो मे बी आपके पास आंसर आ जाए। बट वो जब 0 होगी तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डिस्टेंस होगा वो निकालने का तरीका ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो, मे बी दैट विल बी अ मच लेंथियर थिंग, क्योंकि उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन भी किस तरीके से लग रही है। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की भी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना। क्या बच्चा? अगर हम बाद में मोशन ऑफ इक्वेशन लगाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो इक्वेशन में आ सकता है, आ सकता है। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगा के बहुत लंबा कुछ आंसर करोगे तो आ सकता है। वो भी एक बार स्टेप सारे के सारे करके देखने पड़ेंगे कि आएगा नहीं आएगा, बट आ तो जाएगा, बट बहुत लंबा स्टेप बनेगा उसका। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड हो जाता है हमारे लिए। ओके, सही है। यस मैम। ठीक है, ओके चलो, तो ये वाला समझ में आया। अब अगला कॉन्सेप्ट भी करवा दूं क्या? नहीं। यस मैम। यस मैम, नो मैम, बताओ। मैम 10-15 यस मैम। चलो, तो अगला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं एटलीस्ट। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू बिगिन इज रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा ये एक अलग तरीके का प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मैम अब आ रही है, मैम आपका नेट मर गया मैम। अच्छा, मेरा भी इंटरनेट मर गया। अभी आ रही है आवाज? यस। ठीक है, तो मैं क्या बोल वाईफाई रही वालों हूँ? को बोला कि आपका वो स्पीड खड़ा है। मैंने बोला कि बच्चों का नहीं आ रहा तो मेरा भी नहीं आना चाहिए, ऐसे मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ कि यार बारिश तो कभी भी होती है, नीचे ऐसे ही गिरती है ना। बारिश तो अगर कभी भी होगी तो बारिश तो आपकी ऐसे ही गिरेगी, सीधी सीधी।
सो लेट मी से Yes, दैट yes, दिस, ma'am. और ये जो वेलोसिटी होती है बारिश की, अगर कोई स्टेशनरी बंदा ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके हिसाब से ये वेलोसिटी है. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. Yes, ठीक है. ma'am. सो लेट मी से लेट द वेलोसिटी ऑफ रेन BV. let the RG. velocity of rain be v, falling vertically downwards, obviously falling vertically downwards. मेरा एक सुलभ सवाल है, अगर हम VRG लिख देते तो क्या दिक्कत होती? लंबा आएगा थोड़ा सा, VRG लिख लो, कोई नहीं है. मतलब मैं यहाँ पे यही लिखूंगी कि VRG इज इक्वल्स टू VJ कैप. इसका नेगेटिव लेना तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं. सही है. Yes, लंबा अब ma'am. लेट मी कंसिडर अ फ्यू मैम, केसेस. पहला केस है मैम, कि आपका जो बंदा है वो स्टेशनरी है. मैन इज स्टेशनरी. मैन इज स्टेशनरी ऑन ग्राउंड. तो यार मैन जब स्टेशनरी है तब तो तुम्हें भी सोचने की जरूरत नहीं है. अगर ये बंदा है यहाँ पर, ऐसे बारिश आपकी गिर रही है, वेलोसिटी आपको पता है कि VRG आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, और यहाँ पर आपका बंदा खड़ा है. छाता कैसे बनाते हैं यार? ऐसे छाता लेके खड़ा है आपका बंदा, तो छाता तो उसको सीधा ही रखना होगा. हाँ, अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो छाता तो उसको सीधा सीधा ही रखना होगा. यहाँ पर आपको पता है वेलोसिटी ऑफ Yes, मैन ma'am. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? 0. मैम क्योंकि 0 बंदा तो चल ही नहीं रहा ना ग्राउंड के हिसाब से. तो इसका मतलब है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? 0. नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी ना. तो रेन भी बंदे को दिख रही है माइनस भी जे कैप की तरीके से ही दिख रही है. तो अगर हाँ, इसको अम्ब्रेला अपना रखना है तो अम्ब्रेला ही अपना माइनस जे डायरेक्शन में रख लेगा. मतलब अम्ब्रेला ही अपना इस डायरेक्शन में रखेगा, उल्टी डायरेक्शन में. ऊपर रखेगा ना, मतलब हाँ, अम्ब्रेला जो है ये अपना उल्टी डायरेक्शन में रख लेगा. सही है अरे ये फ्रॉम चीज? हाँ, वेरी गुड. मैम चलो अम्ब्रेला अब, जी डायरेक्शन में हो गया ना. हाँ, अम्ब्रेला आपका जे डायरेक्शन में हो गया. मतलब माइनस जे डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी आ रही है अगर, तो अम्ब्रेला आपका ऊपर की डायरेक्शन में हो गया. सही है. चलूं आगे. मैम बारिश कभी कभार ऐसे Yes, ma'am. हॉरिजॉन्टली भी तो होती है जब हवा वो, चल रही होती है. हाँ चलो वो वाला केस भी अभी हम डिस्कस करते हैं. अब अगला, चलो ये तो हमने अभी वर्टिकल वाला डिस्कस किया है. अब अगला केस एक ये देखते हैं कि सपोज अब बंदा भाग रहा है. सपोज अब जो केस 2 है वो यही है दैट अ मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली. अ मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली. तो ये वही वाला सिचुएशन हो गया बेटा, जैसा आप बोल रहे हो ना कि इस सिचुएशन में बंदे को बारिश टेढ़ी नहीं दिखेगी, यस मैम. है ना. अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बारिश तो हमारी ऐसे ही गिर रही है. बारिश तो हमारी जिस वेलोसिटी से गिर रही थी पहले उसी वेलोसिटी से गिर रही है. बट अब भाई बंदे ने भी तो भागना शुरू कर दिया है ना. बंदे के पास अपना अम्ब्रेला था. बंदे ने बोला कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचूंगा, एंड ही आल्सो स्टार्टेड रनिंग. सो द बंदा हैज आल्सो गेन्ड सम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो लेट मी से दैट the velocity of man with respect to ground is u I cap, and velocity of rain with respect to ground is something which you already know, it is vj cap in this case. ठीक है बेटा. तो अब यहाँ माइनस पर भी होगी ना. हाँ माइनस v. ठीक है. तो अब यहाँ पर भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो, यस मैम. है ना. अब आपकी कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ मैम रेन. एक सवाल था मेरा. मैम बोलो. जैसे मैं बारिश हो रही है, जब बारिश होती है और मैं भागता हूँ, तो मैम जैसे आप इस कंडीशन के हिसाब से आपने बोला कि मैं भाग रहा हूँ इसलिए वजह से मेरे को ये टेढ़ा दिख रही है रेन, और हो सीधी रही, तो ये रेफरेंस पॉइंट का गेम हो गया ना पूरा. हेलो. हाँ, तो गेम तो हमेशा से रेफरेंस पॉइंट का है. गेम तो अच्छा. हमेशा से रेफरेंस पॉइंट का है. ग्राउंड के हिसाब से बारिश सीधी गिर रही है, तुम्हारे हिसाब से बारिश टेढ़ी गिर रही है ना, क्योंकि तुम भाग रहे हो, है ना बेटा. तो इसकी अलग तुम्हारे ही हिसाब से तो मतलब बारिश आ रही है. लेट मी से दैट, थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए, लेट मी से दैट दिस इज सॉरी, लेट मी से कन्वेंशन में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. मैं डाउनवर्ड वाली साइड को पॉजिटिव ले रही हूँ. लेट मी से दैट दिस इज x. लेट मी से मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैम मेरी आप वॉइस आ कनेक्ट रही है. वापस. यस मैम मैम. अब आई. मैम आप अब आई. एक, ठीक है. मैं क्या बोल मैम रही आप हूँ, एयरटेल वालों को बोलो मैम आपके घर पे नया ब्रॉडबैंड लगाए. हाँ एयरटेल वाले मेरी बड़ी सुन रहे हैं, उनके पास इतना ऐसा टाइम कहाँ है उन लोगों के पास. ठीक है. तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा यहाँ पे कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, अब रेन वैसे सीधी गिर रही है पर बंदा क्योंकि भाग रहा है तो उस केस में थोड़ी स्लांटेड दिखाई देती है ना बंदे को भी रेन. तो बंदे को दिखाई दे रही है ना. ग्राउंड के हिसाब से तो रेन अभी भी आपकी सीधी गिर रही है ना बेटा. तो यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू मैन,
तो वो आपकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. So what will this velocity be? It will directly be equals to v j cap minus u I cap. सही है? यस मैम। ठीक है, तो बेटा एक तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक और यहाँ पर डायग्राम आपको ड्रॉ करके समझाऊं, इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे जो मेरी बारिश थी वो ऐसे गिर रही थी, वैसे जो मेरी बारिश थी वो कुछ इस डायरेक्शन में गिर रही थी, बट अब जो मेरा बंदा है, पीछे करना, जरा नोट करना था। अच्छा कर लो बेटा, रुको 1 मिनट बस। मैम डन। ठीक है। अच्छा आपने v माइनस u क्यों ले लिया? मैंने ना ये v को रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो रेन माइनस मैन हो जाएगी ना, मैंने नीचे वाली साइड को पॉजिटिव ले लिया अभी इस पार्ट के लिए। ओके, वो कन्वेंशन लेना तुम्हारे हाथों में ही है, वो भी तुम लोग सीख जाओगे। सपोज दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बंदा मेरा कुछ इस डायरेक्शन में भाग रहा है, जो हमारा बंदा है, बढ़िया सा बंदा है, वो इस डायरेक्शन में कुछ भाग रहा है ना बच्चों। तो लेट मी से दैट दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमारे पास आ क्या रहा है, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब अब बंदे को दिख रहा है कि रेन कुछ ऐसे आ रही है, बंदे को क्या दिख रहा है कि जो रेन है दैट इज कमिंग लाइक दिस। तो वो अपना अम्ब्रेला भी तो ऐसे ही होल्ड करेगा ना, अगर ये एंगल मेरा थीटा के बराबर है तो बंदे को अपना अम्ब्रेला भी तो कुछ ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा, उसको 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब किसी ना किसी एंगल पे तो वो भी अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगा ना, वो भी तो ऐसे भागता हुआ अपना ऐसे तरीके से अम्ब्रेला होल्ड करेगा। तो यही क्वेश्चन आपसे मेजरली पूछा जाता है कि अगर बारिश ऐसे हो रही है, बंदा ऐसे भाग रहा है, तो बंदे को किस तरीके से अपना अम्ब्रेला होल्ड करना है ये बता दो। तो यहाँ से आप tan थीटा से देख ही सकते हो कि tan थीटा की कितनी वैल्यू हो जाएगी इस सिचुएशन में, अगर हम कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस, तो दिस विल बी u by v के फॉर्म में आ जाएगा ना ये मामला। थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ u upon v, दैट इज इट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन जो होती है उसका अगर आप रेशियो ले लोगे, उसका आप एंगल से इक्वेट कर दोगे, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होगा वो भी तो इसी एंगल के अलोंग होएगा ना बेटा, अगर ये वाला एंगल है ये भी तो मेरा थीटा ही हो जाएगा ना। सो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल बी थीटा के हिसाब से अगर आप लिखते हो tan इनवर्स ऑफ u अपॉन v। बट ये वाली जो चीज है ये आप हर क्वेश्चन में चाहे सेपरेटली कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैम tan थीटा तो p अपॉन में b होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर अब थीटा का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये vmg है ना इसका परपेंडिकुलर। तो मैम वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा ना। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या होता है, ये साइड हमेशा थोड़ी परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो थीटा के सामने हो, और जो थीटा के बेस में उसको हम बेस कहते हैं, है ना। जैसे अगर आपने ऐसा कोई ट्रायंगल देखा है तो आपको पता है कि ये अगर मैं थीटा लेती हूँ तो ये मेरा बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर इसी वाले में मैं ये वाला थीटा ले लूं चेंज हो जाएगा ना मामला। इसके लिए ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस आप कौन सा एंगल ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है बच्चा। अगर मैं ये वाला थीटा ले लेती हूँ, थीटा प्राइम, so for this theta prime this will become the perpendicular because this is opposite side to the angle and this will become the base। सही है? यस मैम। तो अभी थोड़ा सा बेसिक समझ में आया रेन अम्ब्रेला का, अगली क्लास में इसके थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस बेटा मैं एक बार अभी देखती हूँ, अटेंडेंस की शीट हमारी अपडेट नहीं हो रही है। मेरी अटेंडेंस लगा दो मैम प्लीज। ठीक है बेटा, चलो इतना ही पढ़ते हैं आज की क्लास में, बाकी क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैम इस संडे को ना मेरे घर पे कॉल आ गया था कि मेरी अटेंडेंस 35% है। यार तुम्हारी अटेंडेंस जो है ना, मतलब